ईयर था 1973 और 14 साल का एक गरीब परिवार का लड़का अपने परिवार के साथ कोलकाता के बड़े बाजार में रहता था। उसके पापा और दादाजी दोनों स्टॉक ब्रोकर का काम करके अपनी जिंदगी का गुजारा किया करते थे और सडनली उसके पापा जी की मृत्यु हो जाती है। उसके पापा छोड़ के चले जाते हैं। वो पढ़ाई में ज्यादा अच्छा नहीं था और अपनी हाई स्कूलिंग में भी फेल हो जाता है। अपने दादाजी के साथ रहकर उसे स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो जाती है। उसे ट्रेडिंग करने में आनंद आने लगता है और उसकी उम्र बहुत छोटी थी। समय आगे बढ़ता गया और फिर जब वो 19 साल का हो जाता है और ट्रेडिंग करना शुरू कर देता है। ट्रेडिंग में वो अपनी एज के अकॉर्डिंग काफी अच्छी अर्निंग कर रहा था और फिर उसे लगने लगता है कि वो ट्रेडिंग का मास्टर हो चुका है और बहुत ही जल्दी वो अपनी फैमिली को एक अच्छी जिंदगी दे पाएगा। वो डेली ट्रेडिंग करता और हर बार वो यही सोचता है कि इस ट्रेड के बाद वो पक्का अच्छी अर्निंग करेगा। वो जितने पैसे बनाता था अगली ट्रेड में सारे पैसे लगा देता था और फिर और ज्यादा अर्निंग करता था। रोज की तरह एक दिन उसके पास जितने भी पैसे थे सब ट्रेड में लगा दिए, केवल ये सोचकर कि इस बार पक्का कुछ बड़ा करेगा। बट बिकॉज ऑफ लक उसे हार का सामना करना पड़ा और उसके सारे के सारे पैसे लॉस में चले जाते हैं। केवल वो अपने पैसे लॉस नहीं करता और कर्ज में भी चला जाता है। अब उसे किसी भी तरह 15 डेज से पहले अपने इस कर्जे को भरना था। सारे रास्ते बंद होने के बाद फिर लास्ट में इस कर्जे को भरने के लिए अपनी माँ की ज्वेलरीज को सेल करता है। उसका ट्रेडर बनने का सपना समझो टूट सा जाता है। फिर वो कहता है कि वो अब ट्रेडिंग को हमेशा के लिए छोड़ देगा। एक दिन उसने अपने आसपास देखा कि कुछ लोग किराने स्टोर्स में एक 2 रुपए की पुड़िया बना के बेच रहे हैं। उसने अपनी मम्मी से कहा कि मैं भी यही करना चाहता हूँ। तब उसकी मम्मी ने उसे डांटते हुए कहा कि बड़ा सोचो। 1-2 महीने के बाद वो फिर से ट्रेडिंग करना शुरू करता है और मुंबई में रहता है। वो अर्निंग तो अच्छी करता है बट बिकॉज ऑफ वन रॉन्ग ट्रेड उसे फिर से लॉस मिलता है और ये उतार चढ़ाव का खेल चलता ही रहता है। फिर वो सोचता है कि इस ट्रेडिंग को छोड़कर मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना चाहिए। फिर ईयर आता है 2004 और वो अपने पैसे को 3 जगह इन्वेस्ट करता है, एजिस लॉजिस्टिक्स, सेरा सैनिटरी वेयर और अतुल ऑटो। समय आगे बढ़ता जाता है और आफ्टर 10 ईयर्स यानी कि 2014 तक उनकी कीमत 100 गुना बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसका करोड़ों में अर्निंग करने का सपना आखिरकार पूरा हो जाता है। ये व्यक्ति आज करीब 1723 करोड़ का मालिक विजय केडिया, मिस्टर विजय केडिया, विजय किशन लाल केडिया। ऐसे न जाने कितने सक्सेस ट्रेडर्स की स्टोरी है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो हमने कभी न कभी सुनी होंगी या पढ़ी होंगी। इनको सुनकर हम बस इंटरटेन होकर भूल जाते हैं और सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट से हमारा क्या ही हो जाएगा, हमें क्या मतलब। लेकिन आपको शायद ये अनुमान नहीं कि आपके टूथपेस्ट खरीदने से लेकर अपने सपनों को पूरा करने तक हर जगह ये स्टॉक मार्केट आपको टारगेट कर रहा होता है। आपकी जिंदगी के हर एक डिसीजन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट कर रहा होता है। तो ऐसे में हमारे लिए ये जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आखिर ये स्टॉक मार्केट है क्या, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और आखिर ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है और कुछ लोग कैसे इसी स्टॉक मार्केट से करोड़पति बने। तो दोस्तों आज की इस डॉक्यूमेंट्री में इस स्टॉक मार्केट को तो शुरू से शुरू करते हैं, बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत से ही फ्रांस में फाइनेंस और डिफ्ट मैनेजमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं। उसी के साथ साथ इनफॉर्मल बैंक्स भी सेटअप की जा चुकी थी जो एग्रीकल्चर के लिए लोन दिया करती थी। लेकिन इन लोन्स को मैनेज करना मुश्किल होता जा रहा था। इनको मैनेज करने के लिए बैंक्स के बिहाफ में कुछ लोगों को अपॉइंट किया जाता है जो इन लोन्स की बाइंग और सेलिंग को मैनेज किया करते थे। इन लोगों को फ्रेंच में कोटियर दी चेंज कह के बुलाया जाता था, जिसका मतलब हुआ फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर या मनी ब्रोकर। और इस तरह ब्रोकर के कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है। 16वीं शताब्दी के दौरान डच स्पेनिश एम्पायर के अंडर आता था। किसी तरह 1581 में डच खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है। इंडिपेंडेंस के बाद डच की पूरी इकोनॉमी पोर्टुगीज से लाए गए एशियन और अफ्रीकन स्पाइसेस को सेल करने पर डिपेंड होती है और धीरे धीरे स्पेनिश एम्पायर का कंट्रोल पोर्टुगीज टेरिटरीज पे पड़ने लगता है, जिसके कारण अब डच को पोर्टुगीज से स्पाइसेस लेकर सेल करने में प्रॉब्लम होने लगती है। इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बचने के लिए डच मर्चेंट्स एशियन एंड अफ्रीकन कंट्री का डायरेक्ट रूट ढूंढने का फैसला करते हैं ताकि उन्हें पोर्टुगीज पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। लेकिन समुद्र के अंदर एक रूट ढूंढना कोई आसान काम नहीं था। जब भी वो लोग रूट ढूंढने के लिए निकलते थे तो उनके हर 10 में से एक शिप कभी वापस नहीं आती थी और समुद्र में ही खो जाती थी। लेकिन किसी भी तरह डच लोग इनको एक रूट मिल जाता है। अब ये रूट खोजना काफी कॉस्टली प्रोसेस था और साथ ही ये लोग स्पेनिश एम्पायर के साथ
लड़ाई भी कर रहे थे। तो जो मर्चेंट्स इन सारी चीजों को फाइनेंशियली स्पॉन्सर कर रहे थे वो सब मिलकर एक कंपनी की नींव रखते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी को बहुत ज्यादा फंड्स की जरूरत थी जो ये सारे मर्चेंट्स मिलकर के भी इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि क्यों ना लोकल लोगों से पैसा लिया जाए और बदले में उनके साथ फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को शेयर कर दिया जाएगा। और इनका प्लान ये सक्सेसफुल भी रहता है और ये करीब 6 मिलियन गिल्डर्स कलेक्ट करने में सक्सेसफुल रहते हैं और आज के 110 मिलियन डॉलर्स के बराबर है। और इस पूरे प्रोसेस को मैनेज करने के लिए एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज की नींव रखी जाती है, जिसे आज हम दुनिया का सबसे पहला स्टॉक मार्केट के रूप में जानते हैं। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी पब्लिकली ट्रेड की जाने वाली पहली कंपनी बन जाती है। इस मॉडल से इंस्पायर होकर दुनिया में और भी बहुत सारे देशों में फंडिंग कलेक्ट करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत की। इंडिया में इसकी शुरुआत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने वेंचर्स के लिए बॉन्ड्स और शेयर इशू करके की थी। मुंबई हमेशा से ही इंडिया का सबसे बिजी ट्रेडिंग स्पॉट रहा है और इंडिया में स्टॉक मार्केट की शुरुआत भी मुंबई के टाउन हॉल के सामने खड़े बेनियन ट्री से हुई थी। धीरे धीरे मुंबई में स्टॉक ब्रोकर की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है और आगे चलकर ईयर 1875 में 22 स्टॉक ब्रोकर के ग्रुप्स ने मिलकर एशिया के पहले स्टॉक एक्सचेंज की नींव रखी थी, द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे आज हम शॉर्ट में BSE भी बोलते हैं। शुरुआत में इसे द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था और फिर टाइम के साथ इंडिया के और भी स्टेट्स में रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस का सेटअप होना स्टार्ट हो जाता है। आजाद भारत में 1977 में रिलायंस इंडस्ट्री बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया जाता है और इंडियन स्टॉक मार्केट में एक नए ऑप्शन की शुरुआत होती है। इस पूरे स्टॉक मार्केट में जो भी ट्रेड हो रही थी उसे रेगुलेट करने की बहुत जरूरत थी ताकि किसी भी तरीके का स्कैम या इलीगल एक्टिविटी से बचा जा सके। तो ईयर 1988 में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को स्टेब्लिश किया जाता है, जिसे हम सेबी भी कहते हैं। इसी के साथ ईयर 1993 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को स्थापित किया जाता है, जिसे NSE भी कहा जाता है। प्रेजेंट में हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दुनिया में 6वीं लार्ज लेवल पर गिना जाता है और वहीं NSE दुनिया में 7th लार्ज लेवल पर गिना जाता है। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि आखिर ये स्टॉक मार्केट की शुरुआत हुई कहाँ से। अब सवाल ये है कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये वर्क कैसे करता है, किस रीजन से आज करोड़ों कंपनी स्टॉक मार्केट में देखी जाती हैं और करोड़ों लोग अपनी पसंदीदा कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। आपने कई बार सुना होगा कि आज निफ्टी इंडेक्स बढ़ गया या फिर सेंसेक्स इंडेक्स नीचे गिर गया, तो ये सब है क्या? तो फिर चलिए आइए अच्छे से समझते हैं स्टॉक मार्केट को। देखिए जो शेयर मार्केट है, सेंसेक्स, IPO, स्टॉक एक्सचेंज, इन सारी चीजों के पीछे रियलिटी क्या है। सेंसेक्स आज 100% ऊपर चला गया, निफ्टी नीचे आ गया, आखिर ये चीजें हैं क्या? इस वीडियो में इन सारी चीजों को इस तरह से डिस्कस करेंगे कि किसी ने इसका पहली बार नाम भी सुना होगा उनको भी ये सारी चीजें समझ में आ जाए और ऑनलाइन जाके बिना किसी की मदद के शेयर मार्केट से पैसा कमा पाए। तो इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपका एक मोमोज का कॉर्नर है आगरा के अंदर और आपके पास मोमोज बनाने का एक ऐसा फॉर्मूला है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। अब आप जैसे ही अपना मोमोज का कॉर्नर लगाते हो, आधे घंटे के अंदर आपके सारे मोमोज सेल हो जाते हैं और आप अपनी कमाई करके अपने घर चले जाते हो। एक दिन आप सोचते हो कि अगर लोगों को इतना पसंद आ रहा है, अगर इसे मैं ज्यादा से ज्यादा बनाना शुरू कर दूं और ज्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम कर दूं एक दुकान खोल के, तो डेली प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये सारा सामान और दुकान के लिए पैसा चाहिए होगा। अब अगर पैसा है तो लगा सकते हो और अगर नहीं है तो अपने जानने वालों या रिश्तेदारों से उधार लेना होगा। तो आपने उधार पैसा लेके लगा दिया और जब बिजनेस आपका अच्छा चलने लगा तो आपने पैसे वापस कर दिए। लेकिन इसके बाद भी लोग आपके मोमोज को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो आपने सोचा अगर लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं तो क्यों ना इसे पूरे आगरा में सेल करना शुरू कर दिया जाए। कमाई अच्छी होगी लेकिन इसके लिए पैसा ज्यादा चाहिए होगा। पूरे आगरा में दुकानें लेनी होंगी, एम्प्लॉयज रखने होंगे और इतना पैसा आपके दोस्त भी नहीं दे सकते। तो अब आपके पास पहला ऑप्शन है कि आप बैंक में जाएं लोन के लिए। हो सकता है कि बैंक से लोन मिले ना मिले, अगर मिल भी गया तो 12 से 13% इंटरेस्ट देना होगा और अगले महीने से ही EMI स्टार्ट हो जाएगी। और बिजनेस को बनाने में टाइम लगता है। जब तक आप पूरे आगरे का प्लान बना के इम्प्लीमेंट करेंगे तब तक EMI आपके सिर पर होगी और पता चले कि बिजनेस को बड़ा करने की बजाय जो पहले मुनाफा होना था उसी में से कुछ कम हो जाए। अब इस केस में आपके पास एक और ऑप्शन होगा, एंजल इन्वेस्टर। ये जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं ये आपको पैसे उधार के तौर पर नहीं देंगे
और ये आपको पैसा लौटाना भी नहीं है, लेकिन ये जो पैसा आपको देंगे उसके बदले में आपके बिजनेस के शेयर्स लेंगे। मतलब कि आपके बिजनेस में हिस्सेदारी। सपोज आपकी डील हुई है, 10% की हिस्सेदारी के बदले आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो जितना भी आप कमाओगे उसका 10% आपको एंजल इन्वेस्टर को देना होगा। एंजल इन्वेस्टर आपके साथ कोई काम नहीं करेगा, बस वो पैसा लगाएगा और आपके प्रॉफिट में से 10% ले लेगा घर बैठे बैठे। अब आपने पूरे आगरा में अपना नाम बना लिया है, लोग आपके मोमोज को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अब आपने सोचा अपने बिजनेस को 2-3 स्टेट में और बढ़ा दिया जाए, तो इस केस में पैसा और ज्यादा चाहिए होगा। अब इतना सारा पैसा एंजल इन्वेस्टर भी नहीं दे सकता। अब ऐसे केस में आपकी हेल्प कर सकते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट ये एक तरह की कंपनीज होती हैं, इनका काम यही होता है कि मार्केट के अंदर स्टार्टअप और बिजनेस को फाइंड करें और उनको पैसे देके उनके शेयर्स ले लें। वेंचर कैपिटलिस्ट को बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने की कैपेबिलिटी होती है। अब आप कहोगे कि हमारा भी प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, हमारे पास भी बहुत अच्छा आइडिया है, ये एंजल इन्वेस्टर, ये वेंचर कैपिटलिस्ट कहाँ पर मिलेंगे? तो देखिए, आपको फाइंड करके एक अच्छा सा फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकर को हायर करना होगा आपको। ये आपकी एक अच्छी सी फाइल बनाएंगे और बात को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपके बिजनेस आइडिया में दम होगा तो आपको फंड मिल जाएगा। और ये जो एंजल इन्वेस्टर हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, ये आपको ऐसे ही पैसे नहीं देंगे। आपके रेवेन्यू की सारी डिटेल चेक होती है, आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन देनी होती है। मान लो आपने 10% शेयर देके एंजल इन्वेस्टर से पैसा उठाया, 10% शेयर देके वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा उठाया, और लोग आपके प्रोडक्ट को इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं कि अब आप ये सोचना स्टार्ट करते हो कि इस चीज को मैं इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाऊंगा, पूरे भारत में ब्रांचेस खोलूंगा। और इसके लिए जो पैसे चाहिए होंगे वो वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर भी नहीं दे सकते। अब ऐसे केस में आपको पब्लिक के पास जाना होगा अपने शेयर देके पैसे उठाने के लिए। जब पहली बार कोई कंपनी पब्लिक के पास जाती है पैसा उठाने के लिए, उसको कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। किसी भी कंपनी के नाम के साथ पब्लिक लिमिटेड लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो कंपनी पब्लिक के पास जाके अपने शेयर्स देके पैसा उठा चुकी है। ये जो आपका मोमोज का बिजनेस था, आपने अकेले स्टार्ट किया था, लेकिन आपके प्रोडक्ट में दम था तो सारे लोग कमा रहे हैं। आपने हिस्सेदारी दी सबको, सबको अपने साथ जोड़ा, अब सारे लोग कमा रहे हैं। तो इसलिए बिजनेस में पैसे से ज्यादा आपके प्रोडक्ट में दम होनी चाहिए। ये जो आप आईपीओ लाते हो, इसके लिए सबसे पहले आपको एक अंडर राइटर या इन्वेस्टमेंट बैंकर हायर करना होगा। वो आपकी प्रोफाइल रिव्यू करेगा कि कितना फंड चाहिए और उसके बदले में कितने शेयर दोगे आप। लिमिटेशन वगैरह चेक करेगा, जैसे कि पहली लिमिट होती है कि डेली का टर्नओवर जो है वो 10 लाख से ऊपर होना चाहिए। ऐसी कई सारी चीजें हैं जिन्हें वो लोग चेक करते हैं। अब ये सब होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और आपकी जो फाइल है वो अप्रूव की जाएगी सेबी से। अगर सेबी से अप्रूव नहीं हुई तो आपका आईपीओ नहीं आ सकता। इसके बाद आपको स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन डालनी होगी। जो शेयर आपने सोचे हैं कि आप आईपीओ में लेके जाओगे, उसकी रेटिंग वगैरह करनी होगी, उसकी प्राइस डिसाइड करनी होगी। अगर आप आईपीओ लॉन्च कर रहे हो तो पूरी तरह से आपकी मर्जी है कि आप अपने शेयर का दाम कितना रखोगे, लेकिन आप ज्यादा भी नहीं रख सकते। अगर 90% लोगों ने आपके शेयर नहीं खरीदे आईपीओ के टाइम पे, तो आपका आईपीओ आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आईपीओ लॉन्च करने में 6 से 7 करोड़ का खर्चा आता है। मार्केटिंग और बाकी फी में वो सब खराब हो जाएंगे और इससे कंपनी का नाम भी खराब होता है। इसलिए शेयर का दाम ऐसा रखना है जिससे लोग खरीद पाएं। इसी रीजन की वजह से कंपनी अपना आईपीओ तभी लेकर के आएंगी जब मार्केट ऊपर होगी। इसीलिए कोविड के टाइम पे आईपीओ नहीं आ रहे थे और जो आने वाले थे वो भी होल्ड पर हो गए थे। शेयर खरीदने के लिए, शेयर बेचने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर ही हो, क्योंकि इन सब के लिए अपने एंड्रॉयड मोबाइल का भी यूज कर सकते हो। अभी कई सारे एक्सचेंज है, जैसे कि जयपुर एक्सचेंज, कोलकाता एक्सचेंज, लेकिन एनएसई और बीएसई ये दोनों बहुत ज्यादा फेमस है। ये दोनों मुंबई के अंदर है। आप सुनते होंगे कि आज सेंसेक्स 100 पॉइंट ऊपर चला गया, निफ्टी 30 पॉइंट नीचे चला गया। तो इनका मतलब क्या होता है? इनके ऊपर और नीचे जाने से क्या फर्क पड़ता है मार्केट पर? सारी कंपनीज के ऊपर नजर रखना आसान नहीं है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, ये टॉप 30 कंपनीज को ट्रैक करके पूरे मार्केट की जानकारी को कलेक्ट करता है, जिसे हम सब कहते हैं सेंसेक्स। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज टॉप 50 कंपनीज को ट्रैक करता है और जानकारी कलेक्ट करता है, जिसे हम निफ्टी कहते हैं। बस ऐसे समझ लो कि ये जो निफ्टी और सेंसेक्स है, इनकी जो टॉप कंपनीज हैं, जिस तरफ ये जा रही होती हैं, मार्केट उस तरफ ही जा रहा होता है।